जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। बच्चे कम आए हैं, चलें 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज इतने ही आ रहे हैं लेक्चर में? इतनी देर में तो आ जाना चाहिए बच्चों को। सुबह हुआ कोई लेक्चर आपका? नो सर जी। नो सर। लेक्चर कोई नहीं हुआ आपका? नो सर। क्यों? सर आपके आज फर्स्ट लेक्चर आपका ही था। चलें ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, बाकी बच्चे जो हैं वो आते रहेंगे फिर साथ साथ। तो बेटा आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे पीएलसी की एड्रेसिंग के बारे में, और उसमें कैसे हम उसको एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम कंपैरेटर्स की तरफ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जो टाइमर और काउंटर जो हमने पढ़े थे उनके जो रिमेनिंग हमारे ब्लॉक पॉइंट्स थे जिनको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया उनको थोड़ा सा देखेंगे। तो पीएलसी में अभी तक हमने पढ़ा कि दो तरह की एड्रेसिंग होती है। हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए IB0, और इसका मतलब होता है कि IB0 का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो एक इनपुट बाइट है, ये ठीक है, और इसमें 8 बिट्स हैं, ठीक हो गया। और IB0 को जब हम एड्रेसिंग में लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं IB0.0, IB0.1, IB0.2, IB0.3 और IB0.4, IB0.5, IB0.6 और IB0.7। इसको हम ऐसे लिखते हैं। और हमने देखा था कि यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट है, सॉरी इनपुट की मैं बात कर रहा हूँ अभी, आउटपुट में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे जो इनपुट है वो, इसका मतलब है कि ये बाइट नंबर है, और ये उसके बाद जो मेरे पास बिट है उसका नंबर है, ठीक है। I फॉर इनपुट और B फॉर बाइट। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैंने ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ और उसमें बाइट की बात कर रहा हूँ, और जो बाइट है उसका कौन सा बाइट की बात कर रहा हूँ वो ये वाला पॉइंट मुझे बताता है, और उसके बाद मुझे ये वाला पॉइंट बताता है उस बाइट की कितनी कौन सी बिट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने कहा था अगर मैंने कोई नेक्स्ट पॉइंट यूज़ करना होता है तो वो मेरे पास IB1 होता है, ठीक है। और उस 1 में मैं जो आगे यूज़ करता हूँ वो IB1.0
1.1 और इस तरह यूज करता हूँ, ठीक है ना। पता है सबको इसका? यस सर। ओके। इसके अलावा मैंने जो दूसरी बात की थी वो मैंने ये की थी कि मेरे पास दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है QB 0, ठीक है। और QB 0 भी मैं इसी तरह ही होता है, जैसे QB 0 मेरे पास आउटपुट बाइट है, आउटपुट बाइट है मेरे पास, और मुझे पता है इसमें भी 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। और इन 8 बिट्स के साथ इसी तरह मेरे पास यही चीज़ बनती है जो यहाँ पे है। मेरे पास QB 0.0 से लेके QB 0.7 तक जाती है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो मेरे पास QB 1.0 होती है। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं था ना? नो नो सर, ये यहाँ ठीक है। तक ठीक था। अच्छा, अब यहाँ पे PLC में ये जो I और Q होते हैं ये मेरे पास फिजिकल पॉइंट्स होते हैं। ये I भी मेरे पास फिजिकल पॉइंट है। ये दोनों जो होते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ चलो, ये दोनों जो होते हैं ये मेरे पास फिजिकल पॉइंट्स इन PLC। ये दोनों जो मेरे पास होते हैं ये दोनों मेरे पास फिजिकल पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि अगर मैं PLC पकड़ता हूं तो उन पे ये वाले पॉइंट्स की टैगिंग होती है। याद होगा मैंने आपको PLC की एक वीडियो शेयर की थी, उनमें ये वाले पॉइंट्स की टैग हुए हुए थे। I 0.0 लिखा हुआ था, I 0.1 लिखा हुआ था, इसी तरह क्यूज में लिखा हुआ था। याद है आपको? सर वो डिफरेंट किस्म के कलर थे उस मैंने तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, सीमेंस की एक मैंने वीडियो शेयर की थी, उसमें आपके डिफरेंट जो इनपुट्स थी उनका नाम लिखा हुआ था। I 0.0 लिखा हुआ था, I 0.1 लिखा हुआ था, ठीक है, I 0.2, इस तरह सारी चीज़ें लिखी हुई थी उसमें ना। क्योंकि PLC की हम एड्रेसिंग भी ऐसे ही करते हैं, जब हम I 0.0 लिखते हैं वही मुझे बता रहा होता है इनपुट बाइट है, 0th बाइट है और 0th बिट है। अच्छा, अब PLC में ये दोनों फिजिकल एड्रेस होते हैं, मतलब ये ऐसे एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे आप अपने कोई एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होता है और आप अपनी वायर को, इनपुट को या आउटपुट को उस पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोग्रामिंग में Q 0.0 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट मेरे पास PLC में एक पॉइंट होगा जहाँ पे मैं वायर को अटैच करूँगा और वहाँ से मुझे आउटपुट मिल रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जी एलैबोरेट सर। करना चाहूँ तो उसको भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँ मुझे मिल जाए, हाँ ये वाला। अच्छा, PLC के मैंने बताया था आपके ऊपर भी आपके वायर्स लगी होती हैं, नीचे भी वायर लिखी होती हैं, ठीक हो गया। और उन वायर्स के ऊपर ये इस तरह लेबलिंग हुई होती है। 200 देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह की मैंने आपको एक PLC दिखाई थी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये अगर हम नीचे करते हैं तो इसमें मेरे पास पॉइंट्स निकल आते हैं, पेज से लगे होते हैं, और उन पे मैं अपनी फिजिकल को, वायर को कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। ये 0.0 होगा, 0.1 होगा, यहाँ पे मैं कोई वायर अटैच कर लूँगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, इस तरह करके, ठीक है। तो PLC के जितने भी आईज और क्यूज होते हैं उनके साथ मैं कोई ना कोई चीज़ अटैच कर सकता हूँ, ठीक है, और वायर के साथ, क्योंकि वो फिजिकल पॉइंट होते हैं और मुझे नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात
मैं अगर आप इंटरनली कोई काम करना चाह रहा हूँ, कोई कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे मुझे फिजिकल पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे मैं अगर फिजिकल पॉइंट्स यूज़ करता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी फिजिकल पॉइंट्स मैं यूज़ करूँगा मैं उतना ही अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए पीएलसी ने वर्चुअल पॉइंट्स भी दिए होते हैं, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन काम ये ऐसे ही करते हैं जैसे आपकी इनपुट्स और आउटपुट्स कर रही होती हैं। इनको आप नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको हम मतलब किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्चुअल पॉइंट्स होते हैं ये आपके मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप बोलते हो मेमोरी एलिमेंट्स। ठीक है, इनका यूज़ बिल्कुल हम प्रोग्रामिंग में ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हम आइज़ का और क्यूज़ का करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसके अगेंस्ट कोई फिजिकल पॉइंट नहीं होता, आप इसके अगेंस्ट कोई भी इनपुट नहीं अटैच कर सकते, आउटपुट नहीं अटैच कर सकते, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये वैल्यूज इनकी रजिस्टर के अंदर ही रहती हैं स्टोर। अच्छा, अब इनमें भी जो प्रोग्रामिंग एड्रेसिंग होती है वो वैसे ही होती है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। और अगर मैं बात करूं एम की, तो यहाँ पे मेरे पास अगर फर्स्ट बाइट होगा तो मैं उसको MB0 लिखूंगा। ठीक है, और ये मेरा MB0 मेमोरी बाइट 0 होगा। ठीक है, जी सर। मेरा मेमोरी बाइट होगा और इसमें मेरे पास 8 बिट्स होंगे। ठीक है, और इसको भी मैं वैसे ही डील करूंगा जैसे मैं इसको कर रहा था। मैं इसको लिखूंगा M0.0 और उसके बाद M0.7 तक किया जाएगा और उसके बाद M1.0 पे चला जाएगा। ठीक हो गया। ये जो मेमोरी अब सर एलिमेंट है, जी बेटा। इनका अब जो आपने लिखा है M0.0 ये मेमोरी बाइट बिट बन गया अब। नहीं नहीं, मेमोरी बाइट है। सर ये नीचे जो आपने लिखा है M0.0। ये M फॉर मेमोरी। यस अच्छा, सर अगर हम इसी बाइट। साथ बी भी लिख लें, बी भी लिख लें, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तब ये वाला बी नहीं हम लिखते। जी सर। वो बी आपको ये बता देता है कि बाइट कौन से की बात कर रहा है और ये बिट कौन से की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर इसी को फॉलो कर रहे तो हम बी भी लिख सकते हैं। अच्छा, चलिए उसको ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि वो एक जैसे ही रहेंगे। MB0.0 और MB0.7 तक जाएगा और उसके बाद MB1.0 तक जाएगा। ठीक है, यस सर। तो दैट मीन्स कि ये मेमोरी की बात कर रहा है, बाइट की बात कर रहा है, और उसके बाद 0 बाइट है, बाइट नंबर 0 है, और उसके बाद आगे उसका बिट नंबर 0 है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोग्रामिंग में और मैंने अभी तक आइज और क्यूज यूज किए थे, तो मैं यहाँ पे अगर M लिखता हूँ M0.0 और यहाँ पे मैं M0.1 लिखता हूँ, तो आप देखो कि पीएलसी मुझे कोई एरर नहीं दे रही। ठीक है, पीएलसी वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वो इनपुट में बिहेव कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं M0 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे मेमोरी एलिमेंट एक लगाना पड़ेगा MB0, और आप देखोगे कि MB0 के आगे बाइट्स आ गई हैं। अब मैं M से इसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं M0.0 को हाई कर रहा हूँ और 0.1 को हाई कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट हाई हो रही है। ठीक है, जैसे मैं Q को कर रहा था। M और Q में सिर्फ इतना ही फर्क है M, Q और I में कि I और Q's के आपके फिजिकल पॉइंट्स होते हैं और M के कोई फिजिकल पॉइंट नहीं होते। M जस्ट आपकी मेमोरी होती है और ये आपकी PLC इसको याद रखती है कि इसकी क्या वैल्यू है। अभी आउटपुट पे कोई भी इसकी इंडिकेशन नहीं होती, इस पर कोई LED नहीं होती है आउटपुट पे लगी हुई जैसे इनपुट्स और आउटपुट्स की LEDs लगी होती हैं।
और जैसे इनपुट हाई होती है या आउटपुट हाई होती है तो एलईडी आपकी हाई हो जाती है। उस तरह की कोई चीज़ मेमोरी में अटैच नहीं होती। ठीक हो गया? जी सर। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं, अभी हम बाइट की बात कर रहे थे, ठीक है? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? बाइट की। बाइट की। अच्छा, अगर मुझे कोई डाटा स्टोर करना है जो कि मोर देन से जो कि मोर देन 8 बिट्स है, ठीक है? इसको अगर हम रेज कर दें, मुझे कोई डाटा स्टोर करना है जो कि मोर देन 8 बिट्स है। अच्छा, आपका एक बाइट कितना डाटा स्टोर कर सकता है? 8 बिट। ठीक है, एक बाइट में कितने 8 बिट्स बिट्स होते होते हैं? हैं सर। 8 बिट्स होते 8। हैं। जी सर। जी। 8 बिट्स में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? आपने पढ़ा होगा किसी दौर में। पढ़ा था सर, याद नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे बताओ कि एक बिट में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? चलो उससे लेके चलते हैं आगे। एक बिट में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? नंबर्स की बात कर लेते हैं। एक बिट में कितने नंबर स्टोर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 0 या 1 स्टोर कर सकते हैं। 0 या 1, 2 नंबर स्टोर कर सकता हूँ एक बिट में, या मैं इसको 0 स्टोर कर सकता हूँ या 1 स्टोर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कोई नहीं स्टोर कर सकता, क्योंकि एक बिट मेरे पास या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, 2 बिट में कितना डाटा स्टोर कर सकता हूँ मैं? 4 स्टोर कर सकता हूँ। कैसे? 0 0 हो जाएगा, 0 1। 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 0 हो जाएगा और 1 1 1 1 1। 1 हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा वर्किंग करके बताओ कि 3 बिट्स में मैं कितना डाटा स्टोर कर सकता हूँ? 16 8 16 सर। 8। अगर आप इसके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको 16 मिलेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0। उसके बाद याद आ गया सर जी, ये आ गया करते यार? रहे हम। ठीक हो गया। जी सर जी। इसमें मैं 8 कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको सारों को देखूं तो मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है, एक बिट का जो डाटा है वो मुझे मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर 1, ऐसे ही है जी सर। यस सर। जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, ठीक है? और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है? जितने बिट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे ही है। तो जो 8 बिट्स होंगे वहां पे मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 रेज़ टू पावर 8 नहीं मिलना चाहिए मुझे? क्या ख्याल है? यस सर। तो 8 बिट्स में मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ मैक्सिमम 256 नंबर स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन जो नंबर एक्चुअल में लास्ट वैल्यू स्टोर होगी वो 255 स्टोर होगी, 255 होगी। क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा होता हूँ ना। जी सर। तो मैक्सिमम जो वैल्यू स्टोर होगी वो 255 होगी, और जितने नंबर स्टोर हो सकते हैं वो 256 स्टोर हो सकते हैं। ठीक हो गया? 255 से अगर मुझे ज्यादा स्टोर करना है, मुझे 257 स्टोर करना है, 300 स्टोर करना है, 400 स्टोर करना है, तो फिर मुझे अपनी नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो उसके लिए जो पीएलसी में मैं यूज करता हूँ वर्ड, वो मैं करता हूँ
आई डब्ल्यू और 0। ठीक हो गया। ये आपका आई डब्ल्यू 0 का मतलब है ये आपका इनपुट वर्ड नंबर 0 है। अच्छा, अब जो मेरा वर्ड होता है ये 2 बाइट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो आई डब्ल्यू 0 का मतलब है कि इसमें मैं 2 बाइट्स, क्योंकि एड्रेसिंग तो मेरी बाइट वाइज है ना, एड्रेसिंग तो मेरी में बाइट ही होंगे ना। आई डब्ल्यू 0 का मतलब है मैं 2 बाइट्स को ले रहा हूँ, एक मैं आई बी 0 को ले रहा हूँ और मैं आई बी 1 को ले रहा हूँ। ठीक हो गया। तो अगर मैं आई डब्ल्यू 0 की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरे पास इनपुट है और W फॉर वर्ड है, उसको 0th है, 0 नंबर है। ठीक हो गया। और उसमें ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये बता रहा होता है कि फर्स्ट बाइट कौन सा मैंने लिया और नेक्स्ट बाइट उसका ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं आई डब्ल्यू 0 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इनपुट वर्ड 0 की बात कर रहा हूँ, उसमें जो पहला बाइट है वो 0 है, तो नेक्स्ट क्योंकि इससे अगला ऐड होना है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आई बी 1 की बात करता हूँ, से आई डब्ल्यू 1 की, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है और ये थोड़ा सा अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि आई डब्ल्यू 1 का मतलब है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आई, उसमें जो मेरे पास इनपुट बाइट है आई बी, वो 1 यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही है, क्योंकि आई फॉर इनपुट डब्ल्यू फॉर वर्ड, वर्ड का मतलब है 2 बाइट होंगे और ये पहला बाइट है, तो दूसरा बाइट इससे नेक्स्ट वाला होगा, वो आपका आई बी 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, जी सर। अब इसको थोड़ा सा गौर से सुनना है कि जी आई सर। आई डब्ल्यू 0 का मतलब है कि मैं इनपुट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब कि मैं 2 बाइट्स ले रहा हूँ, और 0 का मतलब है कि पहला बाइट जो है वो 0 है, तो मेरे पास जो 2 बाइट इस वाली मेमोरी में आएंगे वो आपके होंगे आई बी 0 और आई बी 1। ठीक है। अगर मैं आई डब्ल्यू 1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इनपुट वर्ड 1 ले रहा हूँ और उसमें 2 बाइट्स हैं और पहला बाइट आई बी 1 है। ठीक है, तो अगला बाइट आई बी 2 होगा। अब आप देखो एक चीज कि इसमें भी आई बी 1 आ गया, ठीक है, इसमें भी आई बी 1 आ गया और इसमें भी आई बी 1 आ गया, तो दैट मीन्स कि मेरा जो डाटा है वो ओवरलैप हो जाएगा। जो इसकी वैल्यू होगी जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू खुद ही से चेंज हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये वाला बाइट और ये वाला बाइट दोनों शेयर कर रहे हैं। जी सर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, आई डब्ल्यू 1 की वैल्यू चेंज करता हूँ तो 2 की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है। और अगर मैं 1 की चेंज करता हूँ तो 0 की चेंज करता हूँ तो 1 की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ऐसे ही है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैं कभी भी 2 कंसेक्टिव वर्ड्स को यूज नहीं कर सकता पीएलसी में। वो एक ही बाइट दोनों यूज कर रहे होंगे तो उसके बाद दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू चेंज होने से दोनों दूसरे की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो मैं जब वर्ड यूज कर रहा होता हूँ तो मैं आई डब्ल्यू 1 यूज करता हूँ और आई डब्ल्यू 1 के बाद जी आई सर। डब्ल्यू 3 यूज करता हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर मैं आई डब्ल्यू 1 यूज कर रहा हूं तो इसमें आई बी 0 होगा, 1 होगा, और आई बी 2 होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आई डब्ल्यू 2 नहीं यूज कर सकता, उसके बाद मैं आई डब्ल्यू 3 यूज करूंगा और इसमें आई बी 3 होगा, और कौन सा होगा? आई बी 4। आई बी 4। तो
इस तरह जो मेरी बाइट, क्योंकि एड्रेसिंग मेरी बाइट वाइज है, तो इस तरह जो मेरे बाइट होंगे वो तरतीब से चलते रहेंगे। 1 2 इसमें आ गए वर्ड में, 3 4 इसमें आ गए, ठीक है। और अगर मैं आई, जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा था, अगर मैं IW0 यूज करता हूं तो उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, IW क्या यूज करना चाहिए मुझे, 3 1 1 2। जी सर। अगर मैं 0 यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे 2 यूज करना पड़ेगा। अगर मैं 1 यूज कर रहा हूँ तो उसके बाद मुझे 3 यूज करना पड़ेगा। अब मैं 0 को यूज नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं 0 को यूज करूंगा तो 0 में ये वाला जो बाइट है ये कॉमन हो जाएगा। IW0 में जो होगा, अगर ये मैं इस केस में देखूं, IW0 में जो होगा, IW0 में क्या होगा, IB0 0 और IB1। तो अगर मैं ये वाले यूज कर रहा हूँ तो अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा, इसकी खुद ही से चेंज हो जाएगी, जैसे मैंने ये लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने IB0 यूज किया तो यहाँ IW0 यूज किया तो यहाँ पे IB0 होगा इसमें और IB1 होगा, ठीक है। इसके बाद मुझे फिर IW1 नहीं यूज करना है, इसके बाद मुझे IW2 यूज करना है। तो मैं कभी भी वर्ड जो हैं वो दो कंसेक्टिव इकट्ठे यूज नहीं करता, ठीक हो गया। मैं दोनों में से एक का डिफरेंस रखता हूँ दोनों में। अगर IW0 के बाद मुझे IW2 यूज करना पड़ेगा और IW1 के बाद मुझे IW3 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मेरे पास 2 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। 2 बाइट्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स में मेरे पास कितने बिट्स हो जाएंगे, मेरे पास 16 बिट्स हो जाएंगे, ऐसे ही है। टू बाइट्स में मेरे पास 16 बिट्स हो जाएंगे और जो मैक्सिमम वैल्यूज मैं इसमें स्टोर कर सकूंगा वो 2⁻16 हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एक अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ कि ये मैं यूज कहाँ पे करता हूँ। अभी तक जो मैंने टाइमर और काउंटर देखे थे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने कंपैरेटर में जाना है, तो टाइमर देखे थे। तो टाइमर में मैंने देखा था कि यहाँ पे तो मेरे पास T1 आ जाता था टाइम, यहाँ पे मैं S5T#5S 5 सेकंड के लिए टाइमर चला देता था। ये मेरे पास एक रीसेट पॉइंट था जहाँ पे मैं कोई भी इनपुट की वैल्यू दे सकता था जो कि टाइमर को उस टाइम रीसेट कर दे, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा है, क्योंकि जो टाइमर है ये आपकी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको चलाऊं, टाइमर को चलाने की कोशिश करूं, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी। ठीक है, मैं टाइमर को चलाता हूं, M0.0 चल रहा है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड और मिली सेकंड यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो मिली सेकंड में 1000 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे टाइम वैल्यूज ज़्यादा हैं, तो इसको मैं बाइट में स्टोर नहीं कर सकता, इसको मुझे वर्ड में स्टोर करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं BI और BCD, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ MW0 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ MW2, यहाँ पे क्या होगा, ये आप जो उस टाइम टाइमर की वैल्यू होगी वो इन वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा होगा। तो अगर मुझे डिसीजंस टाइमिंग के हिसाब से लेने हैं, जैसे मैंने 10 सेकंड के लिए टाइमर चलाया, मैं कहता हूँ 3 सेकंड बाद ये काम हो जाए, 4 सेकंड बाद ये काम हो जाए, 6 सेकंड बाद ये काम हो जाए, 7 सेकंड बाद ये काम हो जाए, तो सारी चीज़ें मुझे टाइमर के साथ कोई वैल्यू तो मुझे पता नहीं चाहिए ना टाइमर की, 3 सेकंड कब हुई है, 4 सेकंड कब हुई, 5 सेकंड, तो वो मैं इस वेरिएबल्स में इसको स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। तो
अब इस वेरिएबल को मैं आगे किसी भी जगह पे यूज कर सकता हूँ कि टाइमर की जो भी इस टाइम वैल्यू है उसके हिसाब से काम कर लो, ठीक है। से अब हम देखते हैं कि इन दोनों में जो वैल्यू है वो क्या होगी। मैंने MW0 और MW2 यूज किया, तो मैं MW0 यूज किया, तो यहाँ पे मैं I 0.0 कर दूँ क्योंकि वो फिर ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैं MW0 और MW1 की वैल्यूज देख रहा हूँ, MW2 की, सॉरी, ठीक है। और इनकी वैल्यूज मुझे अच्छा, अब आप देखो कि दोनों में टाइमर्स में वैल्यू जो है, इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना दें, इसको कर देते हैं 30 सेकंड ताकि हमें चीज़ें वाजे हो जाए। अच्छा, आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू और तरह आ रही है, यहाँ पे और तरह आ रही है, और MW0 की वैल्यू और तरह आ रही है और MW2 की वैल्यू और तरह आ रही है। एक्चुअल में दोनों की वैल्यू सेम है, एक्चुअल में दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन ये फ़र्क क्यों आ रहा है? फ़र्क इसलिए आ रहा है कि ये जो वैल्यू है BI, ये इंटीजर की एज अ इंटीजर यूज़ हो रही है, सेव हो रही है, और ये वाली वैल्यू एज अ BCD नंबर सेव हो रही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीजर, BCD और इस तरह की जो टाइमिंग टाइप्स हैं, ये वाली सारी हेक्स है, BCD है, 4 है, इनको हम कैसे देखते हैं, इनका क्या होता है। अब देखो, इसको मैंने BCD में किया तो मुझे सेम वैल्यू मिल गई, और ये इंटीजर में है तो ये तकरीबन डेसिमल ही होता है, तो अब देखो अब मुझे सेम वैल्यू मिल रही है। तो हम थोड़ी सी कन्वर्जन का नेक्स्ट लेक्चर में इसका थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि BCD नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, S5T टाइम क्या होते हैं, डेट क्या होते हैं, और डेसिमल होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हम करैक्टर क्या होते हैं, ये थोड़े से हम पढ़ लेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम जो है वो बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं डेसिमल की बात करता हूँ तो डेसिमल में दोनों को अगर मैं इंटीजर लेता हूँ तो इंटीजर में इसकी वैल्यू 177 आ रही है और सेम MW2 की वैल्यू 4471 आ रही है। तो एक्चुअल में टाइमर की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों की, क्योंकि टाइमर तो इकट्ठा ही चला है और सेम टाइमर की वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे अगर इसको सेम वैल्यू करनी है तो क्योंकि इसने BCD में इसको स्टोर किया है तो मुझे यहाँ से टाइम भी BCD करना पड़ेगा। अब BCD करने के बाद आप देखो कि दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, ठीक हो गया। तो हम थोड़ा सा इन नंबर फॉर्मेट्स को नेक्स्ट टाइम में पढ़ लेंगे और थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमने इनको कैसे लेके चलना है। अभी तक कोई क्वेश्चन है बेटा? सर ये लेक्चर ना जल्दी भेज दीजिएगा डाउनलोड करके। मैं अभी करवा देता हूँ अपलोड। हाँ, क्योंकि मैं थोड़े से लेट मैंने ज्वाइन किया था, इस वजह से मुझे सही से पता नहीं चला। ठीक हो गया, मैं कर देता हूँ। और दूसरा बेटा, हम एक दिन में थोड़ा सा हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा लैब भी करना और लेक्चर भी करना, तो लैब जो है ना वो हम फ्राइडे वाले दिन रखा करेंगे। अब मुझे CR से आपस में कॉन्सेंसस करके तो एक जो है वो मुझे टाइम बता देना, क्योंकि लैब में हमारे पास हार्डवेयर भी होगा और हम प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे, हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ कर रहे होंगे, तो मैं कैम लगा लूँगा। तो आपने मुझे एक टाइम बता देना है, हम जो अपनी पिछली लैब्स हैं और नेक्स्ट लैब्स हैं वो सारी हम फ्राइडे में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। आपने ये करना है, आपने फ्राइडे या सैटरडे, कोई मसला ही नहीं। ओके ओके, आपने फ्राइडे या सैटरडे जिस दिन भी आप इजी हैं उस दिन का मुझे टाइम बताना है, और उस दिन हम अपना लैब जो है ना वो अरेंज कर लेंगे। वो आप इसी वीक में आपने मुझे बताना है कि यहाँ कल लैब करनी है या परसों लैब करनी है, और वो टाइम मुझे आपने आज रात तक बता देना है ताकि मैं अपना जो है कोई अपनी इंगेजमेंट ना रखूँ उस टाइम पे, कोई मसरूफियत ना रखूँ मैं, ठीक है। सर जी एक सवाल PLC के बारे में है। जी बेटा। सर जी ये हम आपने ये समझा दिया है कि इसमें ये इस तरह डाटा स्टोर होता है, इस तरह बाइट में, बिट में, और सर जी इसमें PLC में मैक्सिमम कितना डाटा, कितने बाइट डाटा स्टोर हो सकता है? वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, जितना आप हैवी प्रोसेसर लेते जाएंगे उतनी मेमोरी उसमें बड़ी होती जाएगी, उतनी आयोज उसमें ज़्यादा होती जाएंगी, ठीक है।
उसमें इवन आपके 1000 बाइट्स, इवन 64 MBs, जो आपका कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज, डाटा स्टोरेज, तस्वीरें वगैरह के लिए आपका MB डाटा जो होता है वो बहुत छोटा वाला आपको लग रहा होता है, लेकिन जब आप PLC या माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर रहे होते हैं उनका MB डाटा बहुत बड़ा होता है, उससे आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कई MBs तक जा सकता है डाटा, GBs में नहीं जाता, MBs तक होता है, और वो बहुत बड़ा डाटा है। 1 MB में आपके अच्छा खासा डाटा स्टोर हो जाता है प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, जी सर। हाँ, तो वो हम आपको, मैं उसको PLC जब हम अभी लैब में कल या परसों करेंगे तो उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसमें डाटा हर PLC में कैसे पता चलता है कितना डाटा और कितनी इनपुट्स और कितने मेमोरी एलिमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, और इनपुट्स को बचाने के लिए हम मेमोरी एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। अगर 20 आपकी इनपुट्स हैं और 20 और इनपुट्स में 18 आपने जस्ट वैसे ही कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर ली हैं, तो आपकी इनपुट सेंसर्स के लिए तो 2 ही रह गई ना, तो वहाँ पे हम सारी मेमोरी यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे MW किया यूज़, हालांकि आप यहाँ पे IW भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, सर ये अगर पीएलसी में गलत इनपुट दी जाए या प्रोग्राम गलत हो जाए तो ये जल भी सकती है? नहीं, जब आप कनेक्शन उल्टे करेंगे तो ये जल जाएगी, प्रोग्रामिंग से नहीं ये जलती। प्रोग्रामिंग में जितने मर्जी पंगे लें, मैं तो बल्कि कहता होता हूँ कि अभी तो हमारा मतलब उस तरह इंटरेक्शन नहीं रहा लैब में, अदर मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ इसको ख़राब करो, क्योंकि जब वो ये ख़राब होगी ठीक होगी तो ज़ाहिर है आप भी कुछ सीखेंगे, आपको भी मोर, मैं भी कुछ सीख लूँगा। ठीक है ना, तो हम मोस्टली, हमें पता नहीं होता हम क्या प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मोस्टली हम इवनली प्रोग्राम करते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कोई नई चीज़ दोनों सीख रहे हैं, कि दोनों की ग्रोथ हो। तो हम प्रोग्राम अगर पहले भी किया हो तो हम नए तरीके से कर रहे होते हैं उसको लैब में। ठीक है, तो अभी हम कल, आप कल या परसों का मुझे एक टाइम बताएं लैब का, तो हम उसमें मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कैम लगा होगा, हार्डवेयर आपके सामने होगा, और साथ स्क्रीन शेयर होके आपको वो भी मिल रहा होगा, सॉफ्टवेयर का लुक भी मिल रहा होगा, तो इंशाल्लाह हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, जी सर। चलें बेटा, मुझे अटेंडेंस लेने दें और हम लेक्चर को वाइंड ऑफ करते हैं। चलें बेटा, फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।